नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जो हमारे राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल किया गया है और टॉपिक का नाम है आंद्रे ब्रिताई। वैसे तो अगर आप देखें तो चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो या स्टेट लेवल पर होने वाले सेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में हर स्टेट में नेशनल लेवल पे जो भी सोशियोलॉजी की परीक्षाएं होती हैं, समाज शास्त्र से जुड़ी या उससे संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में आंद्रे ब्रिताई जी से प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन केवल राजस्थान पीएससी का सिलेबस ही एकमात्र ऐसा सिलेबस है जिसमें आंद्रे ब्रिताई जी को एक थिंकर के रूप में अलग से सेपरेट शामिल किया गया है। क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण का विचार हो, जातिवाद संबंधी विचार हो, श्रीपुरम गांव के अध्ययन संबंधी विचार हो, ग्रामीण कृषक संरचना संबंधी टॉपिक्स हों, सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, पेपर नंबर पार्ट बी में यूनिट नंबर 2 में अलग से शामिल किया गया है आंद्रे ब्रिताई के टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आंद्रे ब्रिताई जी की जीवन परिचय को समझेंगे, इनके विचारों को समझेंगे, इनकी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और उससे टॉप संबंधित जो हमारे प्रश्न आ सकते हैं इसकी हम प्रैक्टिस कल करेंगे। तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर, जिसमें आंद्रे ब्रिताई जी से संबंधित जो 25 प्रश्न हमने निकाले हैं उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। सबसे पहले तो हम देखें तो एक परिचय के रूप में देखें तो भाई सबसे पहली बात ये है कि आंद्रे ब्रिताई जी भारत के जाने माने समाजशास्त्री हैं। कभी कभी बहुत से लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि विदेशी समाजशास्त्री हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आंद्रे ब्रिताई भारतीय समाजशास्त्री हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1934 में जन्म हुआ था। कब? 1934 में इनका जन्म हुआ। इनके फादर फ्रांसीसी हैं, इसलिए इनके नाम में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता है। अजीब सा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारतीय नाम नहीं लगता। तो आंद्रे ब्रिताई के फादर जो है फ्रांसीसी थे और माता इनकी भारतीय थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आंद्रे ब्रिताई कोई विदेशी समाजशास्त्री नहीं है, बल्कि विशुद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी है, स्नातक किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से, कलकत्ता से। यहाँ से इन्होंने समाजशास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से पूरी करी? दिल्ली स्कूल ऑफ आपके इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी करी और इसी यहीं पर रहते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से अध्ययन करते हुए ही इन्होंने अपनी पीएचडी भी पूरी करी है, याद रखिए। ठीक है, इसी विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही इनकी मुलाकात होती है, इन्हें सानिध्य प्राप्त होता है प्रोफेसर एम एस श्रीनिवास से। और एम एस श्रीनिवास के शिष्य होने के नाते इनमें भी वही लक्षण देखे जाते हैं जो एम एस श्रीनिवास ने जिस चीज की नींव रखी है। लक्षण तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेरणा कह सकते हैं, यानी फील्ड स्टडी, यानी क्षेत्रीय अध्ययन। यही कारण है कि ग्रामीण समाज में, ठीक है, जातिगत आधार पर देखें, जातिगत आरक्षण की बात करें या आरक्षण जैसे विषय सामाजिक मुद्दों पर, कहीं ना कहीं इनके विचारों में, ठीक है, एम एस श्रीनिवास की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि उनके शिष्य भी थे। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यहीं से बन सकता है। एम एस श्रीनिवास के जाने माने शिष्य रहे हैं, उनमें से एक है आंद्रे ब्रिताई। ठीक है, कहां से पढ़ाई करी, इनके फादर कौन थे, और कभी कभी नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये विदेशी समाजशास्त्री हैं। नहीं, ये विशुद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ये अध्ययन कर रहे थे, अपनी पीएचडी कर रहे थे, तभी ये कहां गए? मद्रास राज्य के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव में, और यही गांव सबसे ज्यादा स्टडी में माना जाता है। श्रीपुरम गांव का जब भी अध्ययन की बात आती है, नाम हमेशा आंद्रे ब्रिताई का आता ही आता है। तो आंद्रे ब्रिताई ने कहां पर अध्ययन किया? तमिलनाडु। उस समय मद्रास स्टेट था, बाद में इसको तमिलनाडु कहा गया। तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव में अध्ययन किया और यहीं पर उन्होंने अध्ययन किसका अध्ययन किया? जाति संरचना का अध्ययन किया, परंपरागत जाति व्यवस्था का, संरचना का अध्ययन किया और इसी विषय में अपनी शोध पत्र जारी किया और पीएचडी प्राप्त करी थी। तो आपको इनकी पीएचडी का शोध पत्र भी मालूम पड़ा, साथ ही साथ किस गांव का अध्ययन किया ये भी आपने जाना। ये अध्ययन का जो विषय है, इसे संबंधित प्रश्न बार बार और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे जाकर इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही समाजशास्त्र विषय को पढ़ाने लगे। ठीक है, प्रोफेसर के रूप में काम किया, प्रवक्ता के रूप में काम किया, रीडर के रूप में काम किया और वर्ष 2003 में, याद रखिए, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से ये रिटायर हो गए। तो ये तो इनका सामान्य परिचय हमने जानने का और समझने का प्रयास किया कि इनकी पीएचडी का विषय क्या था। दूसरा, इनके नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो लोग पहली बार समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। तीसरा, इनका जो पीएचडी का विषय क्या है,
किस गांव का अध्ययन किया? श्रीपुरम गांव का अध्ययन तो एक याद रखिए महत्वपूर्ण अध्ययन है अपने आप में, और जब भी श्रीपुरम गांव का अध्ययन आएगा हमेशा आंसर क्या आएगा? आंध्र बिताई आंसर इसका आएगा। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी? इनके परिचय की। 2005 में समाजशास्त्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो कभी कभी बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी याद रखिए समाजशास्त्री से कि इन्हें किस वर्ष, या क्वेश्चन बन सकता है आंद्रे बिताई को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए ऐसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है स्टेट लेवल पर होने वाले एग्जामों में। ठीक है, 2021 में ये 86 वर्ष के हो चुके हैं, वर्तमान में लगभग ये 90 वर्ष के अधिक आयु के हैं, इसलिए क्वेश्चन आ भी सकता है, याद रखिए। तो ये तो नहीं पूछेंगे कितने वर्ष के हैं। अब इनकी उपलब्धियों की बात करें, इनकी शैक्षणिक गतिविधियों की बात करें, तो जैसा कि हम जानते हैं ये प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के। आगे जाकर ये राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए। अशोका विश्वविद्यालय में ये चांसलर के रूप में रह चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्रिटिश एकेडमी और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के फेलोशिप भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं। ये सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र कहां पर है? कलकत्ता में है। ठीक है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा आंद्रे बिताई है। तो यहां से भी हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनकी उपलब्धियों से संबंधित। जैसा कि हम जानते हैं 2005 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया। इसके अलावा जीडी बिल्डअप अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विजिटर प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आंद्रे बिताई के अभी हमने परिचय के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में और इनकी शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास किया। अब बात आती है इनकी रचनाओं पर। जब रचनाओं की बात आती है तो पहली आती है सबसे फेमस, जिन्होंने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और भारत में एक स्थापित समाजशास्त्री के रूप में स्थापित किया। ठीक है, वो क्या था? वो थी कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा क्लास, स्टेटस एंड पावर। वो लिप्सेट और बेनेडिक्ट की किताब है। मैक्स वेबर ने भी इस नाम से किताब लिखी है, लिप्सेट और बेनेडिक्ट ने भी इस नाम से किताब लिखी है। लेकिन यहाँ पे क्लास, स्टेटस, पावर नहीं है, ये है कास्ट, क्लास एंड आपके पावर। 1965 में ये किताब लिखी गई। और ये जो किताब है ये इनके जो श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया गया था उस अध्ययन के पश्चात जो निष्कर्ष निकाला इन्होंने भारत की सामाजिक, ग्रामीण सामाजिक संरचना का और भारत की सामाजिक संरचना का अध्ययन जो किया, जिसमें इन्होंने जाति, वर्ग और सत्ता के संबंध को दर्शाने का प्रयास किया था, वो इस किताब में देखने को मिलता है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है इनइक्वालिटी अमंग मैन, यानी पुरुषों में जो असमानता व्याप्त है, वो महत्वपूर्ण इस बात पर चर्चा हुई है। द बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ सोसाइटी, क्रॉनिकल ऑफ आवर टाइम और डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। ये जो बड़ी चर्चित किताबें हैं, याद रखिए ये वो 6 चर्चित किताबें हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लेकिन सबसे पहली जो किताब है वो हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न उसी किताब से पूछे जाते हैं, उसका सन भी पूछा जाता है। अब हर किताब के आगे सन लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा एक वहां पैटर्न होता है, वहां किसी राइटर की किताबों का पूछने क्रम जमाइए, यानी केवल किताब पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, किताबों का क्रम भी मालूम होना चाहिए कि वो किस क्रम में पब्लिश हुई थी। इसलिए आपके सामने सन लिखे गए हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस सबसे पहली किताब कौन सी आई, उसके बाद कौन सी किताब पब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी किताब पब्लिश हुई। तो हमें जब तक हम पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तब जाके हम धीरे धीरे पैटर्न को समझ पाते हैं। चलिए अब आते हैं बात आंद्रे बिताई के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो सबसे पहला जो विचार आता है, इनका जो विचार है वो है जाति, वर्ग और सत्ता का त्रिकोणीय सिद्धांत। याद रखिए, अब ये त्रिकोणीय सिद्धांत क्या है? जैसा कि हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से लंबे समय से समाजशास्त्र में यही अवधारणा रही कि भारत का जो समाज है, भारतीय समाज है, वो जाति आधारित समाज है, यानी भारत की सामाजिक व्यवस्था जाति पर के आधार पर बटी हुई है। आंद्रे बिताई ने इस मान्यता को कहीं ना कहीं चुनौती दी और ये कहा कि भारत का समाज केवल जाति के बेसिस पर नहीं बल्कि जाति, वर्ग और सत्ता तीनों के बेसिस पर बटा हुआ है।
तो हम केवल एक तरफा जो मानते हैं कि एक आधार मानते हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण का या विभाजन का, जिसे हम जाति कहते हैं, आंद्रे बिताई उससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि जाति के साथ साथ वर्ग और वर्ग के साथ साथ सत्ता, पावर भी भारत में सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण करने में या स्तरीकरण निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अब वो कैसे, उसको समझिए। तो उन्होंने जो किताब लिखी कास्ट, क्लास एंड पावर, उसी पर यह विचार रखा गया है, त्रिकोणीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, और ये सिद्धांत कहां प्रस्तुत किया? इन्होंने 1965 में जो स्टडी करी थी, याद रखिए, तंजौर जिले के, तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करने के बाद जो किताब लिखी, उस किताब में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इनका कहना यह था कि जो ग्रामीण भारत है, याद रखिए, विशेषकर तमिलनाडु का श्रीपुरम गांव का अध्ययन करते हुए अपना विचार रखा है कि जो ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना है, इसे अगर हमें समझना है तो हमें इसे 3 डायमेंशन में समझना होगा। क्योंकि अभी तक तो भारत के ग्रामीण समाज में, ठीक है, ग्रामीण समाज को, खासकर भारतीय समाज को एक ही डायमेंशन से देखा गया है, जाति। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमें 3 डायमेंशन में देखना होगा। 3 डायमेंशन क्या है? जाति, वर्ग और सत्ता। हमें तीनों के संबंध को समझते हुए, तीनों के बीच के रिलेशन को समझते हुए ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना को अध्ययन करना चाहिए। अभी तक तो हम केवल 1 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन में देखते आ रहे थे कि हमें हमेशा भारत के जाति या भारतीय समाजों को, नगरीय समाजों को, ग्रामीण समाजों को हमेशा हम जाति के आधार पर ही वर्गीकृत करते आए हैं। लेकिन बाकी 2 आयामों को हमने नजरअंदाज किया है। बाकी 2 आयाम क्या है? वर्ग और सत्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने स्पष्ट किया, जैसा कि हम जानते हैं जाति क्या है, तो आंद्रे बिताई का स्पष्ट विचार है कि भाई जाति भारत में धार्मिक सांस्कृतिक आधार के रूप में काम करती है और ये जन्म पर आधारित होती है, सीधी सी बात है। जो वर्ग होता है वो आर्थिक संरचना के आधार पर निर्मित होता है, आर्थिक संसाधनों पर, और आपका पेशा क्या है, आपके प्रोफेशन क्या है, उसके बेसिस पर आधारित होता है। और तीसरा होता है भारत में सत्ता। सत्ता का मतलब क्या है? निर्णय लेने की और नियंत्रित करने की सामाजिक, आर्थिक, आपकी राजनीतिक पावर कैसी है, इकोनॉमिकल और सोशल पावर कैसी है, कि समाज में डिसीजन कौन लेगा, समाज में फैसले कौन करेगा, कौन किसके कंट्रोल में काम करेगा। तो यही कारण है कि जाति, वर्ग और सत्ता तीनों को पहले समझिए। तो सत्ता का मतलब क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग पावर की बात हो रही है, ठीक है, आपके कंट्रोलिंग पावर की बात होती है। वर्ग का मतलब यह है कि आर्थिक संसाधनों पर अधिकार किसका है, और जाति की बात होती है कि धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सत्ता में कौन है, धार्मिक, सांस्कृतिक जो आपका आधार है वो किसका मजबूत है। ठीक है, इस बेसिस पर भारत में ग्रामीण समाज खासकर बटा हुआ है। ठीक है, इसी को उन्होंने त्रिकोणीय सिद्धांत कहा है। इन्होंने समझाने का प्रयास किया, जैसे जाति, तो जाति क्या करती है? जाति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, सामाजिक पहचान सुनिश्चित करती है। वर्ग क्या बताता है? वर्ग व्यक्ति के संसाधनों पर और शिक्षा से जुड़ी गतिशीलता को बताता है। सत्ता क्या बताती है? सत्ता बताती है कि ग्राम पंचायतों में, प्रशासन में और धर्म से जुड़ी संस्थाओं में किस समाज के, किस तबके की, किस वर्ग का, ठीक है, ताकत प्राप्त है। यानी जब भी हम ग्रामीण समाज का अध्ययन करें तो हमें 3 डायमेंशन में देखना चाहिए। एक तो वो है कि किस जाति की सामाजिक स्थिति ऊपर है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि कौन आर्थिक संसाधनों पर दबदबा रखता है, डोमिनेंट कौन है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि पावर में कौन है। हमेशा हम क्या सोचते हैं कि जो उच्च जातियां हैं, ठीक है, हो सकता है उनकी सामाजिक स्थिति तो ऊंची हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति, और हो सकता है वो सत्ता से बाहर हो। भाई कोई समाज में अगर ब्राह्मण है या क्षत्रिय है मान लीजिए, लेकिन उनकी संख्या सीमित है, लेकिन वो हो सकता है कि वे जाति व्यवस्था में तो ऊपर हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों में और सत्ता में उनकी भागीदारी बहुत कम हो जाएगी अगर उनकी संख्या कम है। तो हमेशा ये मानकर चलना कि जो उच्च जाति है वो हर जगह ऊंची होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए 3 डायमेंशन की बात करते हैं आंद्रे बिताई। इसके अलावा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण भी दिया। जैसे इन्होंने तमिलनाडु की श्रीपुरम, जो तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया, उसमें इन्होंने समझाने का प्रयास भी किया। जैसे बिल्लार जाति। बिल्लार जाति क्या है? केवल सामाजिक स्थिति ऊपर नहीं है, सामाजिक स्थिति ऊपर होने के साथ साथ ये भूमिधारी वर्ग भी है, यानी आर्थिक संसाधन पर भी इसका अधिकार है, और साथ ही साथ सत्ता में भी ये डोमिनेट रखती है। वहीं दलित जाति जो है वो केवल परिस्थिति में ही नीची नहीं है, साथ ही साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और कहीं ना कहीं वो अधिकार विहीन रही है। ठीक है, तो यानी समाज को केवल आप जाति के आधार पर मत देखिए, आप वर्ग और सत्ता के आधार पर भी देखिए, तब जाके आपको सही कंडीशन मालूम पड़ेगी। तो केवल जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है,
बल्कि आर्थिक संसाधनों के आधार पर और राजनीतिक सत्ता के आधार पर भी उसे हाशिए पर धकेला गया है। ये डायमेंशन जो मालूम पड़ा आंद्रे बिताई के अध्ययन से स्पष्ट हुआ। नहीं तो हमेशा से हम समाज को जाति आधारित समाज के रूप में देखते आ रहे थे। ठीक है, हम किसी व्यक्ति की दलित जाति को या समाज के पिछड़ी जाति को हमेशा यही देखते हुए आते हैं कि ये इसकी जाति कमजोर है या ये पिछड़ी जाति का है। वो केवल एक डायमेंशन में पिछड़ा नहीं है, वो आर्थिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में पिछड़ा है। यानी राजनीतिक सत्ता में भी उसके पास कोई पावर नहीं है, अधिकार विहीन है, और संसाधनों पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। तो उसकी केवल जातिगत उसकी सामाजिक पहचान ही कमजोर नहीं है, उसकी आर्थिक उसकी राजनीतिक पहचान भी कमजोर है। यह दर्शाने का प्रयास किया किसने? आंद्रे बिताई ने अपने अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि भारत में जाति वर्ग और सत्ता का संबंध स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में एसटी एससी के लिए सीटें आरक्षित की गई। अब किसी भी ग्रामीण समुदाय में मान लीजिए किसी भी गांव में अगर एसटी की संख्या कम भी है, लेकिन अगर वो सीट रिजर्व है सरपंच की एसटी के लिए या एससी के लिए, तो सरपंच अब वही व्यक्ति बनेगा, भली संख्या में कम क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था ने इस गतिशीलता को बदलने की कोशिश की है। जो संरचना बनी हुई थी सत्ता के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, इसे बदला है आरक्षण व्यवस्था ने। अभी हम देखेंगे आरक्षण व्यवस्था को किस रूप में देखा है आंद्रे बिताई ने। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया, ये तो स्पष्ट हो गया कि केवल एक डायमेंशन में हमें समाज को नहीं देखना चाहिए। अब इन्होंने ये बताया कि जाति वर्ग और सत्ता अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। यानी जो ऊंची जाति के लोग हैं इनकी आर्थिक संसाधन भी इनके पास ही हैं और पॉलिटिकल डोमिनेंट भी यही है। जो दलित जाति हैं वो केवल जाति में ही नीची नहीं है सामाजिक स्थिति में, बल्कि वो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में भी क्या है, दबी हुई हैं। यही कारण है कि जाति वर्ग और सत्ता को अलग अलग मत देखिए, ये तीनों ही आपस में गुंदे हुए हैं। भारतीय समाज को एकल आयाम में केवल जाति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किसका आएगा? ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि जाति को केवल, भारतीय समाज को केवल एकल आयाम जैसे केवल जाति या वर्ग से नहीं समझा जा सकता। ये स्टेटमेंट किसका है? आंद्रे बिताई का स्टेटमेंट है, जो इनके त्रिकोणीय सिद्धांत में दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि आधुनिकता से कुछ परिवर्तन तो हुआ है। अब क्या परिवर्तन हुआ है? त्रिकोणीय सिद्धांत में इन्होंने ये भी समझाने का प्रयास किया, जैसे जातिगत कठोरता में कमी आ रही है। अब ये सारे परिवर्तन किसने बताए हैं? ये परिवर्तन बताए हैं आपके आंद्रे बिताई ने। दूसरा चेंजेस क्या हो रहा है? वर्गीय गतिशीलता बढ़ रही है। तीसरा, सत्ता में भागीदारी में विविधता हो रही है, जैसा कि अभी मैं बात करी 73वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, एसटी एससी वर्ग को जो आरक्षण मिला है इसने ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया है। इसके अलावा फिर भी जातिगत प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यानी परिवर्तन तो हुआ, जातिगत कठोरता में कमी तो आई है, त्रिकोणीय व्यवस्था में वर्गीय गतिशीलता भी बढ़ी है, जाति सत्ता में भागीदारी भी चेंज हुई है, लेकिन आज भी जाति निर्णायक भूमिका निभा रही है। आज भी जाति वोट बैंक की राजनीति में अहम निर्णायक भूमिका निभाती आ रही है। आज आप देखिए बिहार में चुनाव, बिहार के चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की मांग उठती है। तो आज भी ये स्पष्ट है कि विकास का मुद्दा काफी पीछे है भारत में। आज भी भारत में जातिगत आधार सबसे अहम भूमिका निभाता है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में, व्यक्ति के आर्थिक संसाधनों पर व्यक्ति के अधिकार के संबंध में और राजनीतिक भागीदारी में। ठीक है, तो ये हमारा आंद्रे बिताई जी का जो त्रिकोणीय सिद्धांत है वो स्पष्ट करने का हमने प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि जो जाति कास्ट है, ये कास्ट सिस्टम ही क्या है? पावर और क्लास। ये पूरा त्रिकोण इसी से बनता है। तो केवल कास्ट के बेसिस पर समाज को मत समझिए, ये भी देखिए कि कास्ट के साथ साथ सत्ता और वर्ग भी जुड़े हुए हैं। यानी कास्ट केवल सामाजिक स्थिति निर्धारित नहीं कर रही है, ऊंची जाति होने के चलते आपके पास सत्ता और वर्ग का जो आर्थिक संसाधन है और जो राजनीतिक सत्ता है वो भी प्राप्त हो जाती है। तो एक व्यक्ति केवल जाति में ऊंचा नहीं होता, वो आर्थिक स्थिति में भी और राजनीतिक सत्ता में भी ऊंचा उठ जाता है जाति व्यवस्था के चलते। ठीक है, अब आता है दूसरा जो विचार है इसका, दूसरा जो विचार है आंद्रे बिताई का, वो है सामाजिक असमानता का विश्लेषण। इन्होंने जो बड़ी फेमस थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये कौन सी किताब में दी? यहां से क्वेश्चन बनता है, इक्वलिटी अमॉन्ग मैन कब आई थी? 1977 में ये किताब पब्लिश हुई। इस किताब में इन्होंने ये बताया कि जो असमानता होती है समाज में वो कोई नेचुरल नहीं है,
जो समाज में असमानता पैदा की गई है, ठीक है, जातिगत आधार पर या आर्थिक आधार पर, वो नेचुरल नहीं होती है, वो कोई ईश्वर ने बना के असमानता पैदा नहीं की है, बल्कि वो असमानता वैचारिक है। वो इस असमानता संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, आर्थिक संस्थाओं के द्वारा, राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा और वैचारिक स्तर पर पैदा की गई है। और असमानता के कितने भागों में बांटा है आंद्रे बिताई ने? 3 प्रकार की असमानता की चर्चा करते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आंद्रे बिताई ने कितने प्रकार की असमानता बताई है? तो 3 प्रकार की असमानता की चर्चा करते हैं आंद्रे बिताई। पहली असमानता है प्राकृतिक असमानता, जो नेचुरल होती है, जैसे आयु के आधार पर, एक महिला है, एक पुरुष है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है, ठीक है, एक युवा है, एक वृद्ध है। ये आयु के आधार पर और लिंग के आधार पर असमानता है। दूसरी है सांस्कृतिक असमानता, जैसे जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ठीक है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, ये वैश्य है। तो इस आधार पर जो असमानता क्रिएट होती है वो क्या होती है? कल्चरल बेसिस पर होती है। और तीसरी होती है संस्थानिक असमानता, जो इंस्टीट्यूशनल आपके इनइक्वालिटी होती है, जैसे शिक्षा, प्रशासनिक अवसरों में विभेद, इस आधार पर। यानी एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक को ज्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, दूसरे को ज्यादा मौके नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर जो विभेद क्रिएट होता है साक्षर और निरक्षर का, वो क्या है? वो संस्थागत असमानता है, इंस्टीट्यूशनल आपके इनइक्वालिटी है। तो 3 प्रकार की असमानता बताई और ये स्पष्ट किया कि असमानता प्राकृतिक नहीं होती, बल्कि असमानता सांस्थानिक स्तर पर, ठीक है, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है, ये किसका विचार है? आपके आंद्रे बिताई का। अब आंद्रे बिताई आधुनिकता समाज को कहीं ना कहीं इस पर व्यंग्य करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा, भले ही आप मॉडर्न हो रहे हैं, भले ही आपके आईफोन आपके हाथ में आ गया हो, लेकिन फिर भी आप समानता का दावा खूब कर रहे हो, लेकिन क्या समानताएं खत्म हो गई? क्या असमानताएं उत्पन्न नहीं हो रही? यही आधुनिकता नई असमानता पैदा कर रहा है। आपको लगता है कि चैट जीपीटी आ गया, चीजें और आसान हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। चैट जीपीटी के चलते समाज का जो उच्च वर्ग, जो पहले से हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुका है, वही एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा चैट जीपीटी या एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी भी किसको होगी? एक आम आदमी के बच्चे को होगी? नहीं होगी। सीधी सी बात है, जो संपन्न के समाज के संपन्न वर्ग था, वही अपने बच्चे को एआई के बारे में और इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, उसे और अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजेगा, ताकि आने वाले समय में जो एआई डोमिनेट करना चाहती है पूरे समाज को, उसकी जानकारी भी समाज के उच्च वर्ग के पास पहले पहुंचे। तो समाज में कभी भी असमानता उत्पन्न खत्म नहीं होती है, हमेशा आधुनिकता नए नए प्रकार से, नए नए रूपों में असमानता स्थापित करती ही जाती है। यही विचार है आंद्रे बिताई का। ठीक है, दूसरा, लोकतंत्र के भीतर भी आज भी वर्गीय और जातिता आधार बना हुआ है, असमानता बनी हुई है। लोगों हमेशा ये लगा कि आजादी के बाद डेमोक्रेसी आ जाएगी, सब बराबर के हो जाएंगे, ठीक है। सिविल संरक्षण अधिनियम लाया गया 1955 का, ST/SC एक्ट लाया गया 1989 का, खूब समानता स्थापित करने की कोशिश की गई। क्या लोकतंत्र के चलते असमानता आ चुकी है? नहीं आई है। यानी आपको लगता है कि समाज मॉडर्न हो रहा है, सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, लेकिन जो असमानता बनी हुई है वो नए नए रूपों में उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, ये विचार है किसका? आंद्रे बिताई का। तीसरा जो विचार है वो है लोकतंत्र और जातिवाद, डेमोक्रेसी वर्सेस कास्ट को लेकर आंद्रे बिताई का क्या कहना है, ये जानना भी जरूरी है। तो इन्होंने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, 2012 में। इस नाम से इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था। इसमें इन्होंने ये बताया कि लोकतंत्र का जो बेस है, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है, समान अवसर की बात करती है, जबकि भारत में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी भारत में जाति ही आज भी सबसे बड़ा निर्धारक है। और जाति किसकी बात करती है? जाति बात करती है सामूहिक पहचान की, जाति बात करती है जन्म आधारित पदानुक्रम की। तो एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उस डेमोक्रेसी की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अवसर की बात कर रही है, वही डेमोक्रेसी में वही पॉलिटिकल पार्टियां आज भी जाति आधारित अपनी पहचान और कहीं ना कहीं जाति आधारित पदानुक्रम का समर्थन भी कर रही हैं। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? इसका मतलब जाति और लोकतंत्र क्या है? एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है, यानी विरोधाभास है। तो आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खूब चिल्लाइए, लेकिन दिमाग में तो अभी भी जातिवाद भरा हुआ है ना। यही सोच है किसकी बताने का स्पष्ट किया? आंद्रे बिताई ने। तो आप डेमोक्रेसी आपने केवल फैशन के रूप में अपना तो ली है, लेकिन दिमाग से तो आज भी जातिवादी हैं। डेमोक्रेसी के दम पर ही आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उसी डेमोक्रेसी के इस्तेमाल, लेकिन जब बात आती है कल्याण की, तो फिर आपका दिमाग में जातिवाद हावी हो जाता है। ये चीज महत्वपूर्ण है। तो सत्ता में पहुंचने के लिए डेमोक्रेसी का रोना रोते हैं, लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी के दम पर आप सत्ता में पहुंचते हैं, आपको अचानक से अपनी जाति याद आ जाती है।
तो यही समझाने का प्रयास किया कि डेमोक्रेसी और जातिवाद एक साथ नहीं रह सकता, दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि आज पंचायतों में चुनाव देखिए क्या है। पंचायतों में चुनाव जाति ध्रुवीकरण के आधार पर होते हैं, यानी जिस डोमिनेंट कास्ट होती है, याद रखिए, उसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। आरक्षण प्रणाली को देखिए क्या हुआ, आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग किया गया और जातिगत पहचान को राजनीतिक पूंजी के रूप में स्थापित कर दिया गया। यानी जो आरक्षण प्रणाली लाई गई थी जातिवाद को दूर करने के लिए, समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए, आज वही आरक्षण प्रणाली वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। राष्ट्रीय जातिगत पहचान को भुनाया जा रहा है, आरक्षण की मांग करने के आंदोलन चल रहे हैं। यानी एक तबका यह था कि आरक्षण के माध्यम से समाज में समानता लाई जाएगी, आज उसी आरक्षण की मांग के चलते असमानता को और स्थापित करने की प्रयास किए जा रहे हैं। यही समझाने का प्रयास किया किसने, आपके आंद्रे बिताई ने। इसके अलावा परंपरा बनाम आधुनिकता का द्वंद्व, अब इस पर लेकर इनका क्या विचार है कि ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। तो इस पे एक आर्टिकल लिखा था इन्होंने, देखिए, एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी एसेस ऑन आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, 2000 में आर्टिकल लिखा गया। और इस आर्टिकल में इन्होंने ये बताया कि एक तरफ तो भारत में परंपराएं हावी हैं, परंपरा मतलब जाति धर्म सांस्कृतिक शुद्धता की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता का संविधान, समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है। संविधान के आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्वों में आप बात करते हैं समानता की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, ठीक है, प्रस्तावना में संविधान की संरक्षण की बात करते हैं। वहीं आपके दिमाग में जातिगत धर्म और सांस्कृतिक शुद्धता की बात भी चलती रहती है। यानी भारत में परंपरा और आधुनिकता क्या है, निरंतर एक दूसरे से संघर्ष चलता ही रहता है, क्योंकि परंपराएं बात करती हैं जाति धर्म की और आधुनिकता बात करती है संविधान की, समानता की। यही कारण है कि परंपरा स्थिरता और पहचान देती है और आधुनिकता गतिशीलता और अवसर की बात करती है, और ऐसे में ये दोनों के बीच में गतिरोध हमेशा से बना रहता है। इसलिए परंपरा बनाम आधुनिकता की बात करी है किसने, आंद्रे बिताई ने। तो उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा समाज है जहां परंपरा आधुनिकता दोनों साथ का चलना चाहते हैं, लेकिन साथ चल सकते हैं क्या, नहीं। यही कारण है कि संतुलन अक्सर क्या होता है, सामाजिक टकराव को जन्म देता है। यानी यहाँ पे आधुनिकता और परंपरा को आप साथ चलाने की कोशिश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे जाति धर्म सांस्कृतिक शुद्धता भी बनी रहे और समाज में सामाजिक समानता भी आ जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी डेवलप हो जाए। ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसी स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में समाज में टकराव ही पैदा होगा। तो आधुनिकता बनाम, ठीक है, परंपरा के संबंध में जो द्वंद्व की स्थिति है उसे समझाने का प्रयास किया आंद्रे बिताई ने। ठीक है, फिर आता है आरक्षण और सामाजिक न्याय की अवधारणा। इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, द बैकवर्ड क्लास इन कंटेम्परेरी इंडिया। कब लिखी, 1992 में। इसमें इन्होंने आरक्षण संबंधी अपने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आंद्रे बिताई का कहना है कि आरक्षण क्या थी, एक सामाजिक न्याय की नीति थी, एक पॉलिसी ऑफ सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय की एक नीति थी, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, इसे राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। आज आप देखिए भारत में संपन्न से संपन्न जातियां भी आरक्षण की मांग कर रही हैं, ठीक है। 10% का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला वो सामान्य वर्ग को मिला, जबकि संविधान में, ठीक है, याद रखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन तब भी संविधान में संशोधन करके, ठीक है, इस प्रावधान को जोड़ा गया। यानी क्यों, क्योंकि आरक्षण एक सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं बचा, बल्कि वो एक राजनीतिक लाभ का दुरुपयोग, राजनीतिक लाभ का साधन बन गया है, और राजनीतिक लाभ के चलते इस पूरी व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया। ये किसने कहा है, ये कहा है आपका आंद्रे बिताई ने। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण को अस्थायी रूप के रूप में देखा जाना चाहिए था, लेकिन अब तो ये क्या बन गया, ये एक विशेषाधिकार के रूप में बन गया। यानी ये तो हमें प्राप्त होगा ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे अस्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया था कि समाज में पिछड़े वर्गों को, हाशिए पे जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाकर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने, ठीक है, और राजनीतिक विचारकों ने इसे एक विशेषाधिकार के रूप में स्थापित कर दिया है, ठीक है। यही कारण है कि इस विषय में आपके डॉक्टर आंद्रे बिताई के विचार काफी, ठीक है, प्रैक्टिकल नजर आते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता के विरोध में नजर आते हैं। इसी के चलते 2006 में इन्होंने, याद रखिएगा, अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो आरक्षण से कुछ वर्गों को लाभ अवश्य मिला, ये तो सही बात है, मिला है, लेकिन इसने नवजात कुलीन वर्ग, यहां पर देखिए एक शब्द आ गया, न्यू एलिट क्लास, नवजात कुलीन वर्ग भी उत्पन्न कर दिया। यानी जो लोग आरक्षण से लेकर आगे बढ़ चुके हैं, अब वही, उन्हीं के बच्चे उसी आरक्षण को बैठे हुए हैं। यानी आईएएस बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण लेना चाहते हैं, और उसी आरक्षण के चलते एक नया एलिट क्लास क्रिएट हो गया,
इसे नवीन कुलीन वर्ग कहा है, न्यू एलिट क्लास कहा है आंद्रे ब्रिताई ने। ठीक है। अब आते हैं आंद्रे ब्रिताई का जो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन जो आपको ग्रामीण समाजशास्त्र में पढ़ने को मिलता है, वो है कृषक संरचना को लेकर। तो आंद्रे ब्रिताई ने भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है। और श्रीपुरम गांव का अध्ययन करते हुए भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि भारत की जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है, ठीक है, तो गांव भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना में सबसे महत्वपूर्ण पद है कृषक यानी किसान। और हमारी मानसिकता क्या है, हम किसान को केवल किस रूप में देखते हैं, खेतों को जोतने वाले के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसान को जाति वर्ग और सत्ता के व्यापक ढांचे का हिस्सा है, उस संदर्भ में भी देखना चाहिए। तो किसान का मतलब वो नहीं कि खेतों को जोतने वाला किसान है, जबकि किसानों को हमें जाति वर्ग और सत्ता के ढांचे में रखकर भी देखा जाना चाहिए, इस कृषक वर्ग को। ठीक है। दूसरे महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या कही कि कृषक संरचना क्या है, ठीक है, इसको समझिए। तो उन्होंने कहा गांव में जो कृषक खेती करने वाला जो है व्यक्ति है, ठीक है, उसका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से विभाजित होता है। यही होती है पूरी कृषक संरचना। तो कृषक संरचना का मतलब जमींदार और किसान नहीं है। ठीक है। किसान में भी जातिगत आधार पर, सत्ता के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो विभाजन है, वो है पूरी कृषक संरचना। ठीक है। और ये विभाजन केवल भूमि के स्वामित्व के आधार पर नहीं हुआ है कि किसके पास कितनी एकड़ जमीन है, कितनी बीघा जमीन है। ये विभाजन याद रखिए किस बेसिस पर हुआ है कि उत्पादन के संबंध कैसे हैं, सत्ता की संरचना कैसी है, जाति और श्रम का नियंत्रण किस पे हाथ में है, समाज का विभाजन इस आधार पर हुआ है। यानी जो अभी तक जो परंपरागत सोच चली आ रही थी ग्रामीण सामाजिक संरचना को लेकर, कृषक संरचना को लेकर, उसे बदलने का प्रयास किया आंद्रे ब्रिताई ने सब अपने अध्ययन के माध्यम से। तो यहाँ पे आसान भाषा में समझिए, तो इन्होंने ये कहा कि कृषक संरचना में जब भी हम कृषक की बात करते हैं, तो वो केवल भूमि जोतने वाला किसान नहीं है, बल्कि कृषक को उसकी जाति, उसकी वर्ग और उसकी सत्ता के आधार पर भी देखा जाना चाहिए। दूसरा, कृषक वर्ग संरचना का मतलब केवल जमींदार, भूमिहीन कृषक और आपके गरीब किसान या मध्यम श्रेणी के कृषकों की बात नहीं होती है। कृषक संरचना का मतलब होता है वो किसान जो भूमि जोतने के साथ साथ जिसकी पहचान उसके वर्ग, उसकी जाति और उसकी सत्ता के आधार पर भी होती है। तो कृषक वर्ग इस आधार पर बटा हुआ है, ना कि परंपरागत तरीके से कि जमींदार हो गए, भूमिहीन कृषक हो गए और कृषक हो गए, छोटे किसान हो गए। ऐसे नहीं बटा है, बल्कि वो कहीं ना कहीं आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी बटा हुआ है। इसके अलावा कृषक जो हम बात करते हैं, तो भूमि की बेसिस पर कृषक समाज को नहीं बांटा जाता है कि किसानों की स्थिति को उनकी भूमि के आधार पर बांटा गया है, नहीं, बल्कि इस आधार पर बांटा गया है कि उत्पादन के संबंध कैसे हैं, श्रम संबंध कैसा है, जाति आधारित संबंध कैसे हैं, सत्ता आधारित संरचना कैसी है, उसके बेसिस पर बांटा जाता है कृषक संरचना को। ठीक है। किसने? आंद्रे ब्रिताई ने। अब आंद्रे ब्रिताई ने भारत की कृषक वर्ग संरचना को 5 आधारों पर बांटा। ये 5 प्रकारों में बांटा है। पहला है भूमिधारी कृषक। ये सामान्यतः ऊंची जाति के होते हैं, इनके पास अधिक भूमि है, उत्पादन के साधनों पर इनका अधिकार है। दूसरे हैं स्वतंत्र किसान। ये कौन है? जिनका अपनी भूमि पर काम करते हैं और आर्थिक रूप से स्थिर हैं। तीसरे हैं सीमांत किसान। ये कौन है? जिनके पास भूमि कम है और मजदूरी के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा क्षेत्र इनके पास होता है। फिर है किसान मजदूर। ये अपने खेत नहीं होते, ये दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं। और 5वें आते हैं बंधुआ श्रमिक, जो जाति और कर्ज के कारण स्थायी श्रम बंधन में बंधे रहते हैं। ये हमेशा, ठीक है, एक बंधुआ मजदूर के रूप में ही कार्य करते रह जाते हैं। तो कृषक संरचना को कितने भागों में बांटा? आंद्रे ब्रिताई ने 5 भागों में बांटा। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट को और आसान कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? कृषक केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक इकाई भी है। तो जब हम बात करते हैं कृषक की, तो कृषक का मतलब केवल एक अपने आप में आर्थिक इकाई नहीं है कि केवल उत्पादन के साधन की तरह उसको नहीं देखा जाना चाहिए। वो पूरी की पूरी अपने आप में सामाजिक इकाई है। वो पूरे गांव की सामाजिक इकाई के रूप में, सोशल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। किसान को केवल उसकी जमीन के आधार पर नहीं, उसकी जातिगत और सामाजिक संबंधों के आधार पर भी उसकी स्थिति निर्धारित होती है। तो केवल कितनी जमीन है उससे किसान तय नहीं होगा, बल्कि वो किसान के पास कितनी राजनीतिक सत्ता है ये भी महत्वपूर्ण है। उसका सामाजिक संबंध दायरा कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी देखा जाना चाहिए। उसे केवल उसकी जमीन के बेसिस पर कि भाई 2 से 4 बीघा है तो ये किसान, जैसा कि हम देखते हैं 2 से 4 हेक्टेयर होता है तो छोटे किसान, 4 से 6 है तो मध्यम श्रेणी का किसान, 10 हेक्टेयर से ज्यादा है तो बृहद किसान, बड़े किसान के रूप में देखते हैं। तो उस आधार पर मत देखिए, बल्कि किसान की स्थिति को उसकी जाति, उसके सामाजिक संबंधों के आधार पर देखिए।
दूसरा, ऊंची जातियों के जो किसान होते हैं इनके पास सत्ता प्रतिष्ठा दोनों होती है, और निम्न जाति के जो किसान हैं ये श्रमिक स्थिति और शोषण के शिकार हैं। अब आप केवल किसानों को उनकी जमीन के बेसिस पे देख रहे हैं। अगर कोई किसान है जो अपर कास्ट का है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, तो ऊंची जाति होने के चलते उसके पास सत्ता भी ज्यादा होगी, प्रतिष्ठा भी अधिक होगी। अगर कोई ऐसा किसान है जो दलित जाति से आता है, तो उसके पास भले ही भूमि ज्यादा हो, लेकिन तब भी क्या होगी, वो कहीं ना कहीं अलग प्रकार के भेदभाव से और शिकार रहेगा हमेशा। एक प्रकार से हीन भावना से और एक प्रकार से समाज की अपेक्षित जो भावना होती है, जो कहीं ना कहीं उसे हाशिए पे धकेलने की बात होती है, उसका वो शिकार हमेशा रहेगा। तो किसान के पास कितनी जमीन है उससे उसकी सामाजिक स्थिति तय नहीं होती है, बल्कि जाति और सत्ता से भी किसान की सामाजिक स्थिति तय होती है। ये समझाने का प्रयास किया आंद्रे ब्रताई ने। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जो कृषक संरचना है इसे कृषक संबंधों में असमानता निहित है। भारत में जो कृषक समाज है उसमें असमानता यानी इनइक्वालिटी विद्यमान रहती है। भूमि का स्वामित्व क्या है, कारण क्या है, भूमि का स्वामित्व असमान है। हम जानते हैं कि 1951-52 में भूमि सुधार आंदोलन के चलते, भूमि सुधार कानून के चलते इस असमानता को कम करने का प्रयास हुआ। लेकिन क्या भारत में भूमि का बंटवारा समान हो गया? क्या भारत में असमानता खत्म हो गई, सभी के पास भूमि प्राप्त हो गई? नहीं हो पाई। यानी भूमि का स्वामित्व असमानता है, इसलिए पूरी की पूरी कृषक सामाजिक संरचना में भी क्या है, असमानता विद्यमान है। दूसरा, श्रमिक का नियंत्रण उच्च जातियां करती हैं। आज भी भारत में बंधुआ मजदूरी हो, आज भी भारत में भूमिहीन कृषक हो, वो ज्यादातर किसके यहाँ काम करते हैं, वो ऊंची जातियों के किसानों के यहाँ ही काम करते हैं। तीसरा, उत्पादन के साधनों लाभ में असमानता है। आज भी बड़े किसान बटाई पे जमीन दे देते हैं, बड़े जो जमींदार हैं, उच्च जाति के किसान हैं, ठीक है, वो अपनी जमीन बटाई पे दे देते हैं और आज भी कहीं ना कहीं लाभ का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। यानी जो शोषण आजादी से पहले हो रहा था वो शोषण भले ही कम हुआ है लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ है, यानी असमानता अभी भी व्याप्त है। ठीक है, इसी कारण से उन्होंने आंद्रे ब्रताई ने जो अपनी स्टडी करी श्रीपुरम गांव की, उसके बेसिस पर उन्होंने एक कृषक वर्ग को जाति, अधिकार और राजनीतिक सत्ता के आधार पर बांटने की कोशिश की है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जैसे बेल्लार, तो बेल्लार में क्या है, ये ऊंची जाति होती है, इनमें ज्यादातर बड़ी जमींदार होते हैं और पंचायतों में प्रभुत्व भी इन्हीं का होता है। जो मध्यम जातियां हैं जैसे कुम्हार है, नाई है, इनके पास जमीन भी कम है और इनका सत्ता में प्रभाव भी कम होगा। जो पेरियार है, दलित जाति है, याद रखिएगा, ये निचली जाति है, ये समानता भूमिहीन होती है और राजनीतिक शक्ति इसके पास नहीं होती। यानी आपकी जाति के साथ साथ आपकी जाति क्या है उससे के बेसिस पर आपकी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक सत्ता भी तय होती है ग्रामीण समाज में। ठीक है, इसलिए सबसे पहली किताब कौन सी थी, सब आपके कास्ट, आपके क्लास एंड पावर, यानी जाति, वर्ग और सत्ता यानी शक्ति। यही कारण है कि यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया अपने आप में भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में। ठीक है तो ये था आज का हमारा आंद्रे ब्रताई के संबंध में इनके विचारों को जानने समझने का हमने प्रयास किया। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में आप बिखरा बिखरा पढ़ते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक जगह पर अगर देखा जाए तो राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इसे एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। वैसे कई सारे स्टेटमेंट हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आंद्रे ब्रताई की तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। इनके जीवन परिचय के बारे में, इनकी पीएचडी किस विषय में थी, कौन से ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन किया, किस गांव का अध्ययन किया, इनकी किताबों के बारे में और इनके सिद्धांतों के बारे में, इनके स्टेटमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं राजस्थान पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच, तो ये बैच हमारा 80% 90% तक लगभग पूरा हो चुका है। लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं केवल हमारी एप्लीकेशन पर। कुछ वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान पीएससी के जो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर और मॉक टेस्ट सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है, याद रखिए हमारी एप्लीकेशन पर। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं केवल 2,999 रुपए। ये कोड को स्कैन कर सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। कोई भी जानकारी हो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और केवल 2,999 रुपए में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 15 जुलाई से पहले करते हैं तो 50% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो 15 जुलाई से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 50% डिस्काउंट आपको राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण लेक्चर जो थे आंद्रे ब्रताई के संबंध में।
बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।